कुंडली है, यहाँ पे 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और सूर्य भी बैठा हुआ है, दोनों ही ग्रह हैं। दूसरे अन्य किसी भाव में कोई भी ग्रह नहीं, यानी कि छठे भाव में भी नहीं है, एवं 12वें भाव में भी कोई नहीं। प्रथम दृष्टया यहाँ पर यह देवगुरु बृहस्पति बुरे फलदाता हो गए, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में पड़ी हुई है। तो जब बुरे फलदाता ग्रह जो होते हैं, जिस भाव के स्वामी बुरे फल देने वाले होते हैं, उस भाव के स्वामी यदि बुरे भाव में बैठ जाएं तो यह विपरीत राजयोग होता है। परंतु इसी फल दीपिका पुस्तक में 135 पृष्ठ 36 पृष्ठ पर यह बतलाया गया है कि यदि बुरे फल देने वाले भाव के स्वामी अगर बुरे फल देने वाले भाव में बढ़ जाए तो विपरीत राजयोग हो जाता है। परंतु यदि उन पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि या युति हो जाए जो शुभ फल प्रदाता हो, यानी कि लग्न चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां एवं 10वां इन 6 भावों के स्वामियों से युत या दृष्ट हो जाए तो विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। इस नियम से देखा जाए, सूर्य देव केंद्र भाव के स्वामी हैं, तो क्या यह विपरीत राजयोग बना? नहीं गुरुजी, भंग हो गया। भंग हो गया। अगर उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि यहीं शनि देव यहीं पे होते, अगर यहीं पे शनि देव बैठ जाते हैं, यहाँ पर स्थितियां बड़ी जटिल हो रही है, समझना आवश्यक है। तो क्या शनि देव के बैठने से विपरीत राजयोग बनेगा? वही लग्नेश भी तो हो गए शनिदेव यहाँ पर। हाँ, अगर शनिदेव बैठते हैं यहाँ पर, शनिदेव 12वें भाव के स्वामी है, तो प्रथम दृष्टया विपरीत राजयोग बना। परंतु यह विपरीत राजयोग भंग हो रहा है 2 नियमों से। एक कि शनिदेव मंगल के द्वारा दृष्ट हैं, जो मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं, उनके द्वारा 8वीं दृष्टि से दृष्ट हैं। एक दूसरा, स्वयं लग्नेश भी हैं। जब कोई ग्रह लग्नेश हो जाता है और बुरे भाव के भी स्वामी हो जाते हैं तो यह विपरीत राजयोग नहीं बनता। अगर मान लिया जाए कि बुध देव को ही ले, ये 8वें भाव के स्वामी हैं, और यदि बुधदेव 6ठे भाव में बैठ जाते हैं, यदि 6ठे भाव में बुधदेव बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग बनेगा? नहीं बना। अगर मंगल देव के द्वारा भी दृष्ट हैं, अगर मंगल देव यहां पर नहीं होते तो क्या विपरीत राजयोग बनता या नहीं बनता? नहीं गुरुजी, पंचम भाव के स्वामी है बुधदेव यहाँ पर। हाँ, पंचमेश हैं। जो ग्रह लग्नेश हो जाता है या पंचमेश हो जाता है या नवमेश हो जाता है, वह उस ग्रह को कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव का जो भी दोष बनता है वह समाप्त हो जाता है। यह लघु पराशरी पुस्तक में स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। ये बातें अन्य पुस्तकों को पढ़िएगा, चाहे इस पुस्तक में भी बतलाया गया है, फल दीपिका पुस्तक में भी, कि यदि इन भावों के स्वामी इन्हीं भावों में बैठे हों तो विपरीत राजयोग होता है। यदि इन भावों के स्वामी यदि इन भावों में न बैठे हों तो भी विपरीत राजयोग बन सकता है। वह कैसे? अब यहाँ पर इसी कुंडली के D4 कुंडली जो बनी हुई है, इसी कुंडली को आधार मान लिया जाए।
कि यहीं लग्न कुंडली यदि हो जाए तो यहाँ मंगल देव पंचम और आठवें पंचम एवं 12वें के स्वामी हैं, तो इनका 12वें भाव का दोष समाप्त हुआ, तो मंगल से नहीं बनेगा। अब यहाँ चंद्रमा कुंडली में यहां पर है। अब चंद्रमा और छठे भाव का स्वामी शुक्रदेव अगर यहां पर हो जाते हैं, यानी कि दो बुरे भावों के स्वामी का परस्पर अगर संबंध होता है तो भी दो बुरे भाव के स्वामियों का, यहां पर ये नोट करने वाली बात है कि यदि दो बुरे भाव के स्वामी का परस्पर संबंध हो तो विपरीत राजयोग होता है। यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव में है, शुक्रदेव को 11वें भाव में बिठा दिया गया, परस्पर संबंध बना या नहीं? बना गुरुदेव। परस्पर संबंध बन गया। तो अब इन संबंधों को देखा जाए, अब शुक्रदेव यहाँ पर नहीं रहे, क्योंकि शुक्रदेव को तो हम लोगों ने अलग बिठा दिया, पुनः लिखते हैं। यह योग प्रभावी होते हैं, प्रथम दृष्टया फल मिलते हैं इस प्रकार के योग के भी। अगर शुक्रदेव यहाँ पर हो गए तो शुक्र अब यहाँ पर नहीं है, परस्पर दृष्टि संबंध हुआ, विपरीत राजयोग बना। क्या यह विपरीत राजयोग प्रभावी होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह शुक्र मंगल के द्वारा दृष्ट है, जो मंगल पंचमेश भी हैं, यानी कि पंचमेश के द्वारा दृष्ट हो गया। यानी कि अगर यह संबंध भी बन रहा है और किसी भी शुभ भाव के स्वामी के द्वारा दोनों में से किसी एक ग्रह को देखा जाना, या दोनों में से कोई एक ग्रह किसी भी शुभ भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो जाएंगे, तो यह विपरीत राजयोग नहीं बना। तो साधारणतया जब अपने भाव में नहीं होते हैं या कहीं भी होते हैं, तो यह शुभ भाव कौन हो गए? 4, 2, 6 भाव शुभ माने जाते हैं, केंद्र एवं त्रिकोण। तो अधिकांशतः कुंडलियों में विपरीत राजयोग तो बनता है, परंतु वह किसी न किसी शुभ भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो ही जाते हैं। इसलिए बिरले ही किसी किसी कुंडली में विपरीत राजयोग देखने को मिलता है। अब तो विपरीत राजयोग से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हुई कि अभी भी है? हो गई गुरुजी। हो गए गुरुदेव। अब इसके बाद में विपरीत राजयोग तब अब हम लोग चलते हैं फल दीपिका पुस्तक के 139 पृष्ठ पर। आप सभी आदमी जिसके पास में फल दीपिका पुस्तक है, प्रतिदिन अध्ययन करें, और जब भी कक्षा में शामिल हो तो फल दीपिका पुस्तक खोल लें। एक तरफ फल दीपिका पुस्तक भी रखे रहें, और कक्षा में जिस कुंडली के सहारे अगर अध्ययन हम लोग करते हैं उसको भी समझें। अब अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। 139 पृष्ठ पर बहुत अच्छे प्रकार से योग बतलाए जा रहे हैं। उसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, परंतु यह जो बातें हैं यह साधारणतया सभी कुंडलियों में देखने को मिलता है, और यह सूत्र सभी भावों पर
यह सूत्र सभी भावों पर परिलक्षित भी होती है, किसी भी भाव पर। अब मान लिया जाए कि कुंडली का फलादेश अगर हमें पंचम भाव का करना है कि विद्या बुद्धि कैसी होगी, विद्या बुद्धि कैसी होगी, तो यह का व्यक्ति का साधारणतया जीवन कैसा व्यतीत होगा। प्रश्न ऐसे आते हैं, मुख्यतः प्रश्न तो यही है कि विद्या बुद्धि कैसी होगी, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, कार्य क्षेत्र कैसा होगा, आय कैसे होंगे, हमारा भाग्य मजबूत होगा कि नहीं, हमारे घरेलू सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, धन इकट्ठा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बुद्धिमत्ता हमारा बच्चे का ठीक होगा कि नहीं होगा। साधारणतया मुख्यतः इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। जी गुरुदेव। तो हम सबों को जिस प्रकार के प्रश्न हो, अगर पूछा जाता है कि सामान्यतः जीवन कैसा जाएगा, तो किस भाव से देखेंगे, किस भाव को देखेंगे। यदि प्रश्न हो कि सामान्यतः हमारा जीवन कैसा व्यतीत होगा, सुखमय या दुखमय, तो किस भाव को देखेंगे। लग्न को देखेंगे। लग्न को देखेंगे। अगर प्रश्न करता है व्यक्ति कि हमारी बुद्धि कैसी होगी या हमारे बच्चे का बुद्धि कैसा होगा, अगर यह प्रश्न हो और क्या उपाय करें कि बुद्धि ठीक होगा, तो फिर कौन सा भाव देखेंगे। पांचवा भाव। वही दूसरा और पांचवा। हाँ, दूसरा तो विद्या की निपुणता हो गई और पांचवा बुद्धि का हो गया। तो यदि पंचम भाव को ही अगर कह ले लिया जाए कि बुद्धिमत्ता कैसा होगा, तो हम यह देखेंगे फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 139 पर जो सूत्र बतलाया जा रहा है, उस सूत्र के सहारे कि जिस भाव के बारे में विचार करना है उसका स्वामी किस राशि में बैठा है, तो पंचम भाव का स्वामी अगर बुद्धिमत्ता के लिए हम यहां पर दो कॉलम बनाते हैं, एक सामान्य जीवन और एक बुद्धि के लिए, दोनों का अप्लाई करेंगे। तो बुद्धि के लिए जो बुद्धि भाव के स्वामी हैं वह बुध देव कुंडली के सप्तम भाव में हैं, जिनके स्वामी सूर्य देव हैं, यानी कि बुद्धि के स्वामी सूर्य देव हैं और सामान्य जीवन के स्वामी शनि देव हो गए, लग्नेश। अब ये लोग जहां जहां बैठे हुए हैं उनके स्वामी को देखें। अगर सामान्य जीवन कैसा है तो शनि देव जहां बैठे हुए हैं उसके स्वामी को देखें। तो शनि देव जो लग्नेश हैं, सामान्य जीवन के मालिक हैं, वह मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल को देखेंगे। मंगल अगर अच्छे स्थिति में है, जितना अच्छा स्थिति में मंगल है उतना ही अच्छा जीवन व्यतीत होगा, सामान्य जीवन उतनी ही अच्छी होगी। यानी कि लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर अच्छे स्थिति में है तो यह अच्छा योग होता है। अगर मंगल अच्छे स्थिति में होकर अगर शुभ भाव में हो तो यह काहल योग होता है।
यह जिसे अच्छा योग माना जाता है। काहल योग, अच्छा योग, यहाँ अपने मित्र राशि में है परंतु 11वें भाव में है। अगर यहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठे होते तो पूरा का पूरा काहल योग बनता और यह अच्छे फल देता। यहाँ पर देखा, पुस्तक में पढ़ेंगे तो काहल योग के बारे में यह बतलाया गया है कि अच्छा बुद्धि वाला, श्रेष्ठ, प्रसन्न, दूसरों का कल्याण करने वाला, जनता के द्वारा या मान्य लोगों के द्वारा आदर किए जाने वाला। तो यह तो यहाँ शुभ भाव बतलाया गया पुस्तक में, लेकिन लाभ भाव को भी शुभ भाव तो नहीं कहा गया, परंतु यह सभी पुस्तकों में वर्णित है कि जिस भाव का हम फलादेश कर रहे हैं उस भाव से 11वें भाव में यदि कोई ग्रह अच्छे स्थिति में हो तो वह बहुत ही अच्छा शुभ फल देता है। 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह कभी भी बुरा फल नहीं देता, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना। जी गुरुदेव। 11 भाव के स्वामी ने अच्छा फल नहीं देते गुरुजी, बैठे ग्रह अच्छा फल देते हैं। अच्छा, तो हमें मंगल से आवश्यकता है ना कि मंगल 11वें भाव में बैठा है, जी गुरुजी। तो मंगल अच्छा फल दे रहा है, यानी कि यह व्यक्ति का सामान्य जनजीवन कैसा होगा? अच्छा होगा, अच्छा। लोग के द्वारा अच्छा हो। अब इसी सूत्र को विद्या बुद्धि पर लगाते हैं। क्या विद्या बुद्धि के लिए श्रेष्ठता इसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो बुद्धि भाव के स्वामी सूर्य देव विद्या बुद्धि के स्वामी बुध देव सूर्य देव की राशि में बैठे हुए हैं, और सूर्य देव कहाँ हैं? कुंडली के 8वें भाव में हैं। कुंडली के 8वें भाव में है, हालांकि स्थिति अच्छी है, पंचमेश की ही राशि में है, अपने मित्र की राशि में है, गुरुदेव से अपने मित्र से युक्त हैं। तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में क्या काहल योग बना? नहीं बना। आठवें के स्वामी गुरुजी, चौथे भाव में आगे अगर पंचम भाव से देखें तो चौथा भाव बन गया ये, हाँ केंद्र में आ गया गुरुजी। हाँ जी, भावत भाव में लगे गुरुदेव। नहीं ना, भाव भाव नहीं, जिस भाव का हम लोग विचार करेंगे, देखिए यही सुनील जी पहचान लिए, कहने का मतलब है कि जिस भाव का विचार करें उस भाव से केंद्र या त्रिकोण में जिस भाव का फलादेश करें उसी भाव को लग्न मानकर फलादेश किया जाए। और प्रश्न के आलोक के भावों को पहचान कर फलादेश किया जाए। अब यहां देखा जाए कि यह विद्या बुद्धि की बात है, पंचम भाव, विद्या बुद्धि भाव का स्वामी का संबंध यहाँ जो बुध और बुधदेव जो सूर्य की राशि में हैं और सूर्य देव जो 8वें भाव में हैं, 8वां भाव आकस्मिक बुद्धि का भी होता है, तो आकस्मिक बुद्धि से संबंध बना। देव गुरु बृहस्पति विशालता के कारक हैं, आकाश तत्व के हैं, तो सोचने की जो कला होगी, क्षमता होगी, बहुत ही काफी होगा। राहु जो है पंचमेश के साथ में है, राहु भी आकस्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं, और इस भाव से जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं उस भाव से चौथे भाव में ही है। हमें विद्या बुद्धि कैसी होगी? तो विद्या बुद्धि भाव से चौथे तो है ना जी। जी गुरुजी। और प्रश्न के आलोक में आकस्मिक बुद्धि वाले भाव में है, लग्न से आकस्मिक बुद्धि वाले भाव में। तो विद्या बुद्धि के लिए काहल योग बना या नहीं बना? बना गुरुजी। बन गया।
यह जातक बहुत ही आगे जाने वाला है। इसमें कई योग ऐसे भी बन रहे हैं कि अपने यह माता पिता से भी अधिक बुद्धिमान होगा, आगे निकल जाएगा ये। और हर माता पिता चाहते भी हैं कि हमारा लड़का हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो। ऐसा सभी माता पिता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं गुरुजी। चाहते हैं। तो यह हुआ काहल योग। अब इसके बाद में इसी का उदाहरण पुस्तक में, फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 140 पर एक उदाहरण कुंडली बतलाई गई है। तो हम लोगों ने किसी दूसरे कुंडली पर उदाहरण देकर समझ लिया। अब इसके बाद में एक पर्वत योग के बारे में बतलाया जा रहा है। योग क्या है, नाम हमें भले याद न हो, हमें केवल यह याद करना है कि इस प्रकार के योग बनते हैं तो शुभ फल देते हैं। बस शुभ योग अशुभ योग केवल समझें, नहीं तो योग का नाम याद करते 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 हमसे तो पूरे योग का नाम याद नहीं हुआ। हो सकता है कि हमारी स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर हो। तो अब पुस्तक में पर्वत योग के बारे में बतलाया जा रहा है। अब पर्वत योग का फल भी अच्छा ही होता है। वह सृजनात्मक काम करता है, यानी कि नया कुछ दिखलाता है। अगर लग्न से पर्वत योग अगर बने तो वह व्यक्ति कुछ न कुछ जीवन में हमेशा नया नया ही काम करता रहता है। अगर दसम भाव से बन जाए तो अपने कार्य क्षेत्रों में हमेशा कुछ न कुछ नया ही करता रहेगा। अगर बुद्धि भाव से पर्वत योग बन जाए तो अलग अलग प्रकार से नए नए बुद्धि का प्रादुर्भाव उस व्यक्ति से होता है। यानी कि नए नए प्रकार के बुद्धि का प्रादुर्भाव होना मतलब यह कि किसी भी प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में है या हो रही है, या कोई आदमी कुछ भी पूछा तुरंत समाधान उसके जेहन में आ जाता। यह पर्वत योग होता है। तो यदि कुंडली में दसम भाव से संबंधित, पंचम भाव से संबंधित या लग्न से संबंधित पर्वत योग होता है तो यह सरकारी नौकरी वोकरी के लिए या किसी बड़े जॉब कंपनी में बड़े बड़े ओहदा के लिए यह योग बन जाते हैं। या नवम भाव से संबंधित पर्वत योग हो जाए तो पर्वत योग बनता किस प्रकार से? हम लोग लग्न से भी पर्वत योग देखेंगे एवं दसम भाव से भी पर्वत योग देख लेंगे। दसम भाव तो पर्वत योग के बारे में भी उसी प्रकार से बातें दी गई है। पुस्तक में यह बतलाया गया है कि इसी प्रकार से देखिए कि जन्म कुंडली में लग्नेश जिस राशि में है, अगर लग्न के लिए देखना तो लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी उच्च का होकर लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी उच्च का होकर या स्वराशि का होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो पर्वत योग बनता है। अगर यहीं पे हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए।
यहां पर मित्र राशि नहीं बतलाया गया। क्या दसम भाव, तो यहां पर लग्न से तो पर्वत योग नहीं बना। अब दसम भाव के स्वामी से हम लोग लेते हैं कि क्या दसम भाव पर पर्वत योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो दसम भाव के स्वामी, नहीं बन रहा गुरु जी। दसम भाव के स्वामी मंगल देव जो 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 11वें भाव के स्वामी क्या दसम भाव से केंद्र या त्रिकोण में अपने उच्च राशि या स्वराशि के हैं? तो नहीं, नहीं बना। क्या पंचम भाव से बना? तो पंचम भाव नहीं से बना। भी नहीं बना। तो सभी सूत्र सभी कुंडली में लागू नहीं होते। अब इसके बाद में पृष्ठ संख्या 142 पर यह बतलाया जा रहा है कि यदि नवम भाव एवं दसम भाव के स्वामी अगर युक्त हो और किसी भी शुभ भाव में बैठे हुए हों, तो यह उत्तम योग का निर्माण करते हैं। यहाँ नवम भाव के स्वामी शुक्रदेव, दसम भाव के स्वामी मंगल देव, दोनों युक्त नहीं है, अलग अलग हैं, इसलिए यह योग इस पर लागू नहीं हुआ। अगर यहीं मंगल एवं शुक्रदेव लग्न में होते या चौथे भाव में या सातवें भाव में या दसम भाव में या पंचम भाव में या नवम भाव में या 11वें भाव में ही युक्त होते, तो यह राजयोग बनता, जो यहाँ पर नहीं बन रहा। 11वें भाव को इसलिए ले लिया जाता है कि 11वें भाव में बैठे हुए सभी घर ग्रह शुभ फल देते हैं, चाहे वह पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह। इसलिए दो शुभ भावों के स्वामी यदि 11वें भाव में भी बैठे हों, तो यह योग लागू होता है। भावेशों के आधार पर हम लोगों ने स्थान परिवर्तन की तो बात कर ली। अब भावेशों के युति के आधार पर पृष्ठ संख्या फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 142 पर यह दिया गया है कि केंद्र एवं त्रिकोण भाव के स्वामी की यदि युति हो, तो यह भी बड़े उत्तम फल प्रदाता हो जाते हैं और संख योग का निर्माण करते हैं। क्या इस कुंडली में, लग्न कुंडली में संख योग बन रहा है? अगर युति है तो केवल यहाँ पर है गुरु सूर्य की, तो गुरुदेव केंद्र भाव के स्वामी नहीं है, सूर्य देव केंद्र भाव के स्वामी है। तो केंद्र भाव के स्वामी सूर्य देव है, तो त्रिकोण भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते तो योग लागू होता, परंतु यह 8वां भाव है, तो 8वें भाव में नहीं, यदि शुभ भाव में हो तो, यानी कि केंद्र त्रिकोण और 11वें भाव में हो जाए तो क्या नवमांश कुंडली में यह योग बन रहा है? तो नवमांश कुंडली में लग्नेश यानी कि केंद्र भाव के स्वामी एवं त्रिकोण भाव के स्वामी शुक्र देव लाभ भाव में बैठ गए और शुभ ग्रह की राशि में बैठ गए, और ऐसी राशि शुभ ग्रह की राशि जो स्वराशि का होकर नवमांश कुंडली में ही है, तो संख योग नवमांश कुंडली में बना कि नहीं बना? बन गया गुरु जी। फिर यह संख योग अगर अच्छा है तो जीवन के किस क्षेत्र में प्रभावी होगा? गुरु जी, दाम्पत्य जीवन में प्रभावित होगा जी।
हाँ, दाम्पत्य जीवन में प्रभावी होगा यह संख्य योग। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि बुध एवं राहु की युति सप्तम भाव में है, जो शनि से दृष्ट भी है। तो क्या सप्तम भाव प्रथम दृष्टिया खराब हुआ या अच्छा हो गया? दाम्पत्य जीवन कैसा होगा प्रथम दृष्टिया? प्रथम दृष्टि गुरुजी खराब हो रहा है। कैसे? वही लग्न में राहु और केतु की भी दृष्टि होगी, एक तो सबसे बड़ी बात तो। जड़ दोष। हाँ, जड़ दोष तो बना, अगर बुध का उपाय कर लिया जाए तो जड़ दोष समाप्त हो जाएगा। और पंचमेश के साथ यानी त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ राहु देव केंद्र भाव में बैठ गए तो राहु राजयोग भी तो बना रहे हैं ना। और जी लग्नेश के गुरुदेव। द्वारा दृष्टि हो गए, लग्नेश के द्वारा दृष्टि भी हो गए ना। राजयोग में यदि लग्नेश का संबंध बन जाए तो राजयोग उत्तम हो जाता है। लग्नेश सदैव शुभाग्रह होता है, विच्छेदात्मक दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई भी लग्नेश हो तो उसमें विच्छेदात्मक गुण समाप्त हो जाते हैं। तो शनि का विच्छेदात्मक गुण समाप्त हुआ। देख रहे हैं बुध को, बुध इनका मित्र, राहु इनका मित्र है, यानी कि लग्नेश का दोनों तो मित्र नु है जी। जी गुरुदेव। लग्नेश का दोनों मित्र है या क्या है? मित्र हैं। बुध एवं राहु दोनों भी, और तत्कालिक मित्रता भी है, अति मित्र हो गए लग्नेश के। तो क्या बुरा फल होगा? एवं नवमांश कुंडली जो दाम्पत्य जीवन का है उसमें संख योग का निर्माण भी हो रहा है। संख योग अच्छा होता है, अच्छे फल प्रदाता होता है, यह भी लग। एवं नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में ग्रहण योग केवल लग्न कुंडली में प्रभावी होती है, अन्य किसी भी वर कुंडली में ग्रहण योग प्रभावी नहीं होती है। नहीं होता। गुरुजी अगर नवमास में दाम्पत्य जीवन पर विचार करेंगे तो यहाँ पे भी प्रभावित नहीं होंगे वो। नहीं, यहाँ पर मंगल की दृष्टि है। गुरुजी इस कुंडली के नहीं, हम सभी कुंडलियों के लिए बात कर रहे हैं कि अगर सभी कुंडलियों के लिए हम दाम्पत्य जीवन पर चर्चा करेंगे तो हाँ, वहां पर ऐसे योग बन रहे हैं, ग्रहण योग बन रहे हैं, तो क्या वो प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। ग्रहण योग किसी भी वर कुंडली में प्रभावित नहीं होता, प्रभावी नहीं होता। उसके कारण है, हाँ, अपने गुण धर्मों से प्रभावित करेंगे, यानी कि युति से वह गुण धर्मों से प्रभावित करेंगे, उसके फल बदलेंगे। लेकिन ग्रहण दोष से जो जड़ दोष हो जाता है या रश्मियां समाप्त हो जाती है वह दोष नहीं लगता। अब यहाँ पर देखा जाए कि देव गुरु बृहस्पति और केतु देव में कितनी दूरियां हैं? काफी अधिक दूरी है। कितने अंशों की दूरी है? यह 30 दूनी 60 या 90 120, तो यही हो गया। हाँ, हेलो, सदा जय हो। ठीक बा, अपने बोले जाना, फोन कर दो। हाँ, तो हम 5 मिनट के बाद में बतियाई, बड़ी क्लास में बड़ी बैठल है। हाँ, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा। तो अब यहाँ पर 120 अंश तो यह हो गया। इसके अलावा देव गुरु बृहस्पति 9 अंशों के हैं, तो 21 अंश पहले यह भी हो गया। केतु देव यहाँ कितने अंशों पर है? तो 18 अंशों के है, 18 यह हो गया। तो यह कितना हो गया? 19 और 20, यहाँ 1 और 8 9, 2 1 3, 3 और 2 5, और यह 159 अंशों की दूरी पर है। तो क्या रश्मियां समाप्त कर देंगे? नहीं करेंगे ना। रश्मि कैसे समाप्त होगा? संभव ही नहीं।
इसको दूसरे कायदे से समझते हैं। अब मान लिया जाए कि ऐसे ब्रह्मांड है, बारह राशियां हैं, 1 2 3 4 5, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 हो। अब गुरुदेव जो है वह कन्या राशि में है, यहां पर है, और केतु देव 11 नंबर की राशि में है, यहां पर है। तो यह यहीं रहेंगे ना। वो तो राशियों के अंशात्मक मान के आधार पर उनके गुण धर्म बदल जाते हैं, तो बरकुंडलियों में स्थिति अलग अलग हो जाती है। ग्रहण योग केवल लग्न कुंडली में प्रभावित होता है, क्योंकि यह रश्मियों को तो समाप्त कर नहीं सकते, इसलिए प्रभावित। लेकिन अब यहां पर गुरु, केतु एवं सूर्य जो युति बनी, जहां पे प्रश्न आ जाए हम लोगों को समझना चाहिए। यदि नहीं समझते हैं तो यह हम लोगों की भूल हो जाती है, और वह विषय वस्तु छूटता चला जाता है, फिर आगे याद नहीं आता। अब यहां पर देखा जाए, केतु क्या है, विरक्ति देता है सात्विकता के साथ। क्या देता है केतु? केतु का गुण क्या है? विरक्ति देना सात्विकता के साथ, क्योंकि केतु देव मोक्ष के कारक हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पढ़ा है कि जिस भाव में केतु देव होते हैं, जीवन के कुछ दिनों के बाद में, कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद में, उस भाव से संबंधित कार्यों से अलग करते हैं। अगर केतु किसी भी व्यक्ति के दसम भाव में हो जाए लग्न कुंडली के, तो वह व्यक्ति कुछ दिनों तक बड़े अच्छे से अपना काम करेगा, अपने कार्यों में बड़े लगन से अपने कार्यों को शिखर तक पहुंचाने का काम करेगा या प्रयास करेगा। सफलता भी उसे कुछ हद तक मिलेगी, लेकिन कुछ समय के बाद में उसकी इच्छा तृप्त हो जाएगी, भूख समाप्त हो जाएगा, और कार्यों के प्रति उदासीन हो जाएगा। यह समझेगा व्यक्ति कि चलो जी, अब तो हमने कार्य शुरू कर दिया, लड़का है अपना कमा रहा है खा रहा है, हमें क्या है, लड़के के लिए तो काम अपना शुरू कर दिए, अपना कर रहा है, दाल रोटी ही तो खानी है, ईश्वर का नाम लेना है, ज्यादा कार्य के बारे में चिंता क्या। केतु का मुख्य गुण यही है। अब यहां पर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति के साथ में है। देवगुरु बृहस्पति इच्छा भाव के स्वामी हैं एवं स्वगृही हैं। सूर्यदेव जो केंद्र भाव के स्वामी हैं और शुभाग्रह के साथ में हैं। इस व्यक्ति के माता पिता, दूसरा भाव का फल कैसा हो गया? केतु गुरु को सम मानता है, गुरु स्वराशि का है। सूर्य गुरु को मित्र मानते हैं, सभी अच्छी स्थिति में हैं। दूसरा भाव अभिभावक का होता है, माता पिता स्वजनों का होता है। तो दाम्पत्य जीवन में जब भी कटुता खटास आएगी, व्यक्ति, इसी व्यक्ति के कारण, जो व्यक्ति है उसी के थोड़े उग्र रवैया के कारण, क्योंकि मंगल है ना जी, मंगल तो दंगल मचाता ही रहता है, लेकिन यह उतना क्रूर भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ शालीनता होगी, क्योंकि यह केंद्र भाव के भी स्वामी हो गए, लेकिन यह पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, थोड़ी सी तो रहेगी रहे। लेकिन इनकी राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा सौम्य ग्रह है, तो कुछ ना कुछ शीतलता तो मंगल को देगा ही देगा, और मंगल यहाँ देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं अपनी उग्रता के कारण तो आएगी, परंतु क्या होगा? शायद हमारी आवाज को आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं।
गुरुजी आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही। तो अब देखा जाए, जब कुछ ना कुछ समस्या आएगी, किसके कारण आएगी? यह जिस व्यक्ति की कुंडली है उसके उग्रता के कारण आएगी ना। जी। अब देखा जाए कि क्या इसके जीवन साथी की बुद्धि कैसी होगी कि इस उग्रता को सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जीवन साथी की बुद्धि कैसी होगी? अब शुभग्रह की राशि में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, जो स्वयं लग्नेश के साथ में भी हैं, नवमांश कुंडली के। 11वां भाव अच्छा हो गया या बुरा हो गया? जो केंद्र भाव के भी स्वामी हैं एवं भाग्य भाव के स्वामी होकर के यहाँ लाभ भाव में बैठ गए, तो जीवन साथी की बुद्धि कैसी होगी? अच्छी होगी कि बुरी होगी? अच्छी हो गई गुरुदेव। सहन शक्ति होगा ना। शनि में सहन शक्ति काफी होती है, तो एक तो इनकी जीवन साथी उतना उग्र भी नहीं होगी, सेवा भाव उनके अंदर होगा। सेवा भाव भी हो जाए। और यदि थोड़ी उग्र स्थितियां भी बनती है तो अभिभावक के द्वारा समझाया बुझाया भी जाएगा। दाम्पत्य जीवन मिला जुलाकर सब ठीक ठाक रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, और कल की कक्षा में पुनः हम लोग पृष्ठ संख्या फल दीपिका पुस्तक के 142 से आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और सभी सदस्यों को आज की कक्षा में जिस प्रकार के विषय वस्तु का उपयोग हुआ, यदि कोई सदस्य को कोई समस्या हो आज की कक्षा में, तो अपनी बातों को वह रख सकते हैं।